नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इनके जीवन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन हॉकी की बात करें या फिर पूरी दुनिया के हॉकी जगत की बात करें, उसके अंदर अगर हम सबसे बेस्ट प्लेयर की बात करें तो वहाँ पर मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर आता है। अपने समय के ये किस तरह के खिलाड़ी रहे हैं, इनके बारे में इनके जीवन परिचय के माध्यम से हम देखने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में हमारे जो ग्रेट प्लेयर्स हैं उनके बारे में पूछा जाने लग गया है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी इनके बारे में आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनके बारे में संक्षिप्त परिचय। तो इनका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद सिंह, ये इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था और इलाहाबाद में इन्होंने जन्म लिया था, जिसका नाम अभी बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। 1979 3 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। समेश्वर दत्त सिंह इनके पिता का नाम, और भारत के लिए खेलते थे। हॉकी इनका गेम था। 1956 में इनको पद्म भूषण मिला था। हॉकी के जादूगर के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली थी। इनको हॉकी का जादूगर बोला गया था। एक यही एकमात्र प्लेयर है जिनको हॉकी का जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी कहा गया था। विशेष योगदान की अगर बात करें तो ओलंपिक खेलों में भारत को इन्होंने लगातार 3 गोल्ड मेडल जिताए थे। 1928 जो कि हमारा पहला ओलंपिक था, जिसमें हमने पहली बार हॉकी में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स गेम्स में, उसके अंदर। और इसके बाद में 1932 और 1936 लगातार 3 ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल जीता था, जिस टीम में ये थे। इसके बाद देखिए इनकी नागरिकता भारतीय। और अगर अन्य जानकारी की बात करें तो 29 अगस्त, जिसको कि हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, इस दिन इनका जन्मदिन है। अभी वर्तमान में 2021 में क्या किया गया है, जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां थी जो हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। अब बाकी डिटेल्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके फैमिली के बारे में, इनके परिवार के बारे में, कि इनके पिताजी का नाम था समेश्वर सिंह कुशवाहा और इनके पिता क्या थे, ब्रिटिश इंडिया के अंदर आर्मी में एक सूबेदार थे। हॉकी गेम ये खेलते थे। इनके साथ साथ इनकी जो माताजी थी शारदा सिंह कुशवाहा, वो एक गृहिणी थी। तो देखिए आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछने भी लग गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो महान खिलाड़ी हुए हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। तो इनके पिताजी क्या थे, सूबेदार थे, किसके अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके अंदर क्या है कि ये 2 भाई थे और इनके 3 बहनें थी। 2 भाई कौन थे, मूल सिंह और रूप सिंह, ये इनके 2 भाई थे। तो टोटल 3 भाई और 3 बहन थे अपने ये माता पिता के। टोटल 6 भाई बहन थे। भाई जो मूल सिंह थे वो हवलदार और रूप सिंह एक हॉकी प्लेयर हुए हैं। इनके बाद में हम कैप्टन रूप सिंह की भी बायोग्राफी को रिव्यू करेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि रूप सिंह भी बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर रहे थे। तो अभी तो आप ध्यान में रखिए कि इनके मूल सिंह और रूप सिंह नाम के 2 भाई थे। इसके बाद में देखिए 1936 में 1936 में ध्यानचंद जी का विवाह हुआ जानकी देवी जी के साथ। ये इनकी पत्नी का नाम है। और अगर इनके संतानों की बात करें तो टोटल इनके जो बेटे थे वो हैं ब्रिजमोहन सिंह, सोहन सिंह, राजकुमार और अशोक कुमार। टोटल इनके 4 बेटे हुए थे। अशोक कुमार तो एक बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर हैं। तो इस तरीके से ये इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड हो गया। इसमें से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये पूरी भरी पूरी इनकी फैमिली थी, माँ, पिताजी, भाई, बहन, बच्चे, पूरा एक भरा पूरा इनका परिवार था। इसके बाद में देखिए ध्यानचंद जी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जो कि भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे, इनकी गिनती बेस्ट प्लेयर्स में होती है, सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। हॉकी के खेल में ध्यानचंद ने लोकप्रियता का जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसके आसपास भी आज तक दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका। ये कितनी बड़ी बात है। एक गेम जिसको खेलते खेलते कोई खिलाड़ी इतना फेमस हो जाता है कि उसको कोई कंपीट ही नहीं कर पाया, उसको कोई बीट नहीं कर पाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रात में भी वो बहुत अभ्यास करते थे, रात में वो खेलते थे, इसलिए उनको एक उपनाम दे दिया गया, उनको एक निकनेम दे दिया गया चांद नाम से, क्योंकि वो सेना में थे, दिन में उनको समय नहीं मिलता था, तो वो रात को प्रैक्टिस करते थे अपनी, इसलिए वो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे। तो इस तरीके से ऐसा कहा गया कि वो ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गए, क्योंकि चांद उनको
उपनाम दिया गया उनके साथी खिलाड़ियों के द्वारा या फिर उनके कोच के द्वारा। 1979 में दादा ध्यानचंद, दादा बड़े भाई को बोलते हैं, इनको प्यार से दादा भी बोलते थे। कोमा में जाने से इनकी मौत हो गई, लेकिन जब तक वो होश में रहे वो भारतीय हॉकी के बारे में सोचते रहे। हॉकी में ध्यानचंद सा खिलाड़ी न तो हुआ है और न ही होगा। वह जितने बड़े खिलाड़ी थे उतने ही नेक दिल इंसान भी थे। हॉकी के इस जादूगर का असली नाम क्या था? ध्यान सिंह। लेकिन जब फौज में बाले तिवारी, ये इनके कोच थे और इनके मार्गदर्शन भी इनका वो करते थे हॉकी के अंदर, इसलिए उनको प्यार से ध्यानचंद कहने लगे और उसके बाद में यही इनका नाम पड़ गया, जिनको कि हम ध्यानचंद बोलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ध्यान सिंह ध्यानचंद कैसे बने। इसके बाद में हम देखते हैं इनके जीवन के बारे में। देखिए, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज, ये हमने देख लिया, राजपूत परिवार में 29 अगस्त 1905 को हुआ। और इसके बाद में वो इलाहाबाद से झांसी आ गए। झांसी आने के बाद क्या हुआ, उनमें कोई स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं थी कि वो अच्छे खेल सकते हैं या फिर उनमें बहुत ज़्यादा फुर्ती है, ये सब उनमें नहीं था। लेकिन उनकी साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे उन्होंने प्रतिष्ठा अर्जित की थी। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उनका एक तरह से गोल हो गया था कि मुझे हॉकी के अंदर अच्छा करना है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि कोई खिलाड़ी बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन वो खिलाड़ी बचपन से ही तेज होता है, इसलिए उसमें वो बाय बोर्न एबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन ध्यानचंद के केस में ऐसा नहीं था। वो बचपन से हॉकी के अंदर अच्छे नहीं थे। एक हॉकी प्लेयर में जो खासियत होनी चाहिए थी वो उनके अंदर नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने खेल को जारी रखा, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और ऐसे करते करते वो महान खिलाड़ी बन गए। अगर हम शुरुआत की बात करें, प्रारंभिक समय की बात करें, तो 16 वर्ष की आयु में ये सेना में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे। इसके बाद में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए और उस समय तक उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। आप देखिए, 16 वर्ष तक की आयु तक जब वो सेना में भर्ती हो जाते हैं, उस समय तक उनके दिमाग में हॉकी खेलने का ख्याल भी नहीं आया कि मुझे हॉकी खेलनी है या फिर मुझे हॉकी में इंटरेस्ट भी है। इसके बाद में क्या होता है कि हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया उनको सूबेदार मेजर तिवारी ने, जो कि हमने देखा था बोले तिवारी। उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि आपको हॉकी खेलनी चाहिए। स्वयं भी वो हॉकी खिलाड़ी थे और हॉकी को वो प्यार भी करते थे। तो उनकी देखरेख में क्या किया, ध्यानचंद जी ने हॉकी खेलनी शुरू की और देखते देखते वो दुनिया में एक महान खिलाड़ी बन गए। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी एज के बाद कोई खिलाड़ी अब नए खेल की शुरुआत करता है, वो खेलना शुरू करता है और उसके बाद में वो उस गेम के टॉप पे पहुंच जाता है। ये हम ध्यानचंद जी की लगन ही कहेंगे कि उन्होंने अपनी लगन को, अपनी तपस्या को जारी रखा और धीरे धीरे वो इस गेम में ऊपर तक पहुंच गए। इसके बाद में खेल परिचय की बात करें तो ध्यानचंद जी को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। पेले, जिनको कि ब्लैक पर्ल बोला जाता है फुटबॉल के अंदर, बहुत ही महान खिलाड़ी हुए हैं। और ब्रैडमैन के बारे में आपने सुना भी होगा कि क्रिकेट के ये सबसे बेस्ट खिलाड़ियों में से एक हैं। तो फुटबॉल में हो गए पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन, लेकिन हॉकी के अंदर ध्यानचंद को इनके समतुल्य, इनके बराबर माना जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गेंद को वो इस तरह से अपने स्टिक से चिपकाए रखते थे कि सामने वाले को लगता था कि इनकी जो स्टिक है उसमें कोई मैजिक है, उसमें कोई जादू है। इस तरह से वो स्टिक के साथ खेलते थे। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी स्टिक में से चुंबक होने की आशंका जताई गई थी और उनकी स्टिक को तोड़ दिया गया था। हॉलैंड में जब वो खेलने जा रहे थे तो उनकी स्टिक को तोड़ दिया कि आपकी स्टिक में या तो कोई मैग्नेट है या फिर ऐसा कोई पार्टिकल है जिससे कि बॉल आपकी स्टिक के ही चिपकी रहती है, तो हमें आपकी स्टिक तोड़नी पड़ेगी। तोड़ के देखा गया, लेकिन तोड़ने के बाद स्टिक में क्या था? कुछ नहीं था। वो तो मेजर ध्यानचंद जी की कलाकारी थी कि वो इतने अच्छे तरीके से खेलते थे कि बॉल उनके पास ही रहती थी। कई बार बोला कि स्टिक में गोंद लगी हुई है, कई की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे इनके किस्से हैं और दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के इतने किस्से आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। उनकी हॉकी की कलाकारी को देखकर हॉकी के मुरीद वाह वाह कह ही उठते थे। लेकिन जो सामने वाली टीम थी, उनके खिलाड़ी भी उनको देखकर अपनी सुध-बुध खो देते थे। देखिए कितने शानदार प्लेयर रहे होंगे। जब वो खेलते थे तो उनके जो सामने वाली टीम है वो भी उनको देखकर और पूरा मशगूल हो जाते थे। इतने शानदार वो खेलते थे। कितनी जबरदस्त कलाकारी रही होगी मेजर ध्यानचंद की। उनकी कलाकारी से मोहित होकर जर्मनी के तानाशाह रुडोल्फ हिटलर, जो कि बहुत ज़्यादा जिद्दी सम्राट माने जाते हैं क्योंकि वो डिक्टेटर थे, तानाशाह थे वो,
जर्मनी के लिए खेलने की इनको पेशकश भी की थी कि आप जर्मनी से खेलिए। बहुत सारी बुक्स में ऐसा कहा भी गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कई जगह लिखा गया है कि जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश हिटलर की तरफ से आई थी। उसके बाद क्या होता है कि ध्यानचंद जी मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे मेरे देश के लिए खेलना है, मेरे देश का गौरव सबसे बड़ा है, भले मुझे वहाँ एक सिपाही की हैसियत से ही खिलाया जा रहा हो। वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ पर ध्यानचंद जी की 4 हाथ में 4 स्टिक लगाए हुए मूर्ति है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, उस मूर्ति से ये साफ दिखाई देता है कि ध्यानचंद कितने जबरदस्त खिलाड़ी थे, क्योंकि एक खिलाड़ी के 2 ही हाथ होते हैं, 2 हाथ से वो खेल सकता है, स्टिक उसके हाथ में एक होती है। लेकिन सोच के देखिए कि वहां पर 4 हाथ और चारों हाथों में हॉकीज, तो एक खिलाड़ी जिसके 4 हाथ हों, चारों हाथ में हॉकी हो और वो खेल रहा हो, इस तरीके से वो एक हॉकी से खेलते थे। सुनने में ये कुछ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण भी लगती हैं, ऐसा लगता है कि इनको बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, लेकिन बहुत हद तक कुछ बातें इनमें हकीकत भी हैं, क्योंकि उनका कद बहुत ज़्यादा ऊंचा था, उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, भारत को इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जिताए थे, 3 ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसके अंदर ये भारत की तरफ से खेले और तीनों बार देश को स्वर्ण पदक मिला। अगर आंकड़ों की बात करें तो उनसे भी यही लगता है कि वास्तव में वो हॉकी के जादूगर थे। भारत ने 1932 में 37 मैच में 338 गोल किए, इंडिया ने टोटल 338 गोल किए। उसके अंदर मेजर ध्यानचंद के अकेले 133 गोल थे। आप सोच के देखिए, अगर आप हॉकी खेलते हो तब तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, लेकिन अगर आप हॉकी नहीं खेलते हो तो अपने आसपास किसी जानकार को पूछना कि 133 गोल 37 मैच में कितने ज़्यादा होते हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना मुश्किल होता है हॉकी में गोल करना। और एक खिलाड़ी अगर 133 गोल कर देता है 37 मैचेस में, तो वो एक जादूगरी ही होगी। एक साधारण इंसान, एक साधारण खिलाड़ी ऐसा करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, दूसरे विश्व युद्ध से पहले, जो कि 1939 से 1944 या 45 तक चला था, उससे पहले इन्होंने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन के अंदर 3 लगातार ओलंपिक्स में इंडिया को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाए। ये हमने देखा है। अगर दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो क्या होता कि वह 6 ओलंपिक में शिरकत करने वाले दुनिया के शायद पहले खिलाड़ी बन गए होते। ऐसा होता क्योंकि उन्होंने उसके बाद में संन्यास लिया है। उस समय तक वो कंटिन्यूस हॉकी खेल रहे थे, और अगर वो खेलते तो निश्चित रूप से इंडिया को लगातार 6 गोल्ड मेडल आते हॉकी के अंदर। हालांकि 1948, 52 में भी हमें गोल्ड मेडल देखने को मिले, लेकिन वो पहले ऐसे खिलाड़ी होते जो लगातार 6 गोल्ड मेडल जीतते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई थी। अगर इनकी खेल भावना की बात करें, देखिए कोई भी बड़ा खिलाड़ी जो होता है उसमें खेल भावना जरूर होती है, बहुत अच्छी खेल भावना होती है उसके अंदर, उनमें ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होती, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता। वो अपने गेम में इतने मशगूल रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि उनको इन फालतू बातों के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। 1933 की बात है, 1933 के अंदर एक बार वो रावलपिंडी में मैच खेलने गए, रावलपिंडी जो कि अभी पाकिस्तान में है। और ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में खिलाड़ियों में इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, अनुशासनहीनता की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बीच काफ़ी तेजी आ जाती है। बहुत जल्दी तैश में आते हैं खिलाड़ी कि हम सामने वाले प्लेयर को इस तरीके से धाराशायी कर देंगे, मार देंगे, या फिर कुछ ऐसे अजीब इनडिसिप्लिन टाइप के उनके दिमाग में कुछ चलता रहता है। इसलिए उस खेल भावना की हम बात कर रहे हैं जो कि 1933 में रावलपिंडी में हुआ था। तो उसके अंदर क्या हुआ था, 14th पंजाब रेजिमेंट, जिसके अंदर ध्यानचंद शामिल थे, सेपर्स और माइनर्स के बीच में मैच चल रहा था। उसके अंदर क्या होता है, ध्यानचंद की जो ख्याति थी वो चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, उनको बहुत ज़्यादा जानने लग गए थे। क्योंकि आपको पता हो तो ये 1933 की बात कर रहे हैं, उससे पहले 1928 और 1932 का ओलंपिक हो चुका था। तो तब तक उनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने शानदार खेल से विरोधियों की रक्षा पंक्ति उसको छिन्न भिन्न कर दिया और दर्शकों को एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो हॉकी के मैदान में कोई जादूगर आ गया। इस पर जो विरोधी टीम थी उनके सेंटर हाफ अपना संतुलन खो बैठे और ध्यानचंद की नाक पर चोट लग गई, उनकी नाक तोड़ दी गई। नाक से खून बह रहा था, लेकिन वो नाक पर पट्टी बांधकर वापस मैदान में लौटते हैं। उसके बाद में क्या होता है, देखिए सामने वाली टीम का जो खिलाड़ी था उसकी उन्होंने पीठ थपथपाई, वो और बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर उन्होंने बोला,
सावधानी से खेलो ताकि मुझे दोबारा चोट ना लगे। लेकिन ये तो प्यार की बात थी, और एक खिलाड़ी हमेशा मुस्कुराकर प्यार से बोलता है। अच्छा खिलाड़ी मुस्कुराकर प्यार से बोलेगा, लेकिन वो खेल में उसका जवाब जरूर देगा। और हुआ भी यही। ध्यानचंद ने प्रतिशोध पर उतर गए। प्रतिशोध का मतलब है उनका प्रतिशोध कितना आदर्श है, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। उन्होंने एक के बाद एक 6 गोल किए। 6 गोल करना मजाक नहीं होता। और 6 गोल जब उन्होंने किए तो पता लग गया कि गलती कहाँ हुई है। ऐसे खिलाड़ी को छेड़ना नहीं चाहिए, ऐसे ही उनको जादूगर नहीं बोला जाता। और ऐसे जो इंसिडेंट है, इनसे ही जो खेल होता है या फिर खिलाड़ी होता है, उनका स्तर और प्रतिष्ठा और ऊंची हो जाती है। क्योंकि ऐसे इंसिडेंट देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि कोई खिलाड़ी उस खेल से कितना प्रेम करता है। चोट लगने के बाद भी वो खिलाड़ी नहीं रुकता है। अब देखिए, ओलंपिक खेल की बात कर लेते हैं। ओलंपिक में सबसे पहले एम्स्टर्डम 1928, जिसमें कि भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया हॉकी के अंदर। इससे पहले क्या हुआ था कि इंडियन हॉकी टीम थी, उसने इंग्लैंड में 11 मैच खेले। वहां पर ध्यानचंद ने अच्छी खासी सफलता प्राप्त की। तो एम्स्टर्डम में भारतीय टीम पहले सभी मुकाबले जीत गई। और इसमें क्या रहा, ऑस्ट्रेलिया को 6-0, बेल्जियम को 9-0, डेनमार्क को 6-0, स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराकर टीम फाइनल में पहुंच गई। ये देखिए, आपको ये 0 दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इंडियन टीम ने एक भी गोल नहीं खाया। सारे गोल सामने वाली टीम पे कर दिए। इंडिया के गोलकीपर रिलैक्स खड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह जैसे खिलाड़ी रहे थे। उन्होंने बॉल को शायद अपने गोलकीपर के पास आने नहीं दिया होगा, और लगातार उन्होंने दनादन गोल किए। फाइनल में भारत और हॉलैंड का मुकाबला था। फाइनल मैच में भी यही हालत होती है। हॉलैंड को इन्होंने 3-0 से हरा दिया। इसमें 2 गोल तो मेजर ध्यानचंद के थे। तो अब देखिए, एम्स्टर्डम 1928 के ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने एक भी गोल नहीं खाया। लगातार गोल किए उन्होंने। गोलकीपर के पास बॉल आई जरूर होगी, लेकिन वो गोल नहीं हो पाया। कितनी शानदार डिफेंडिंग हमारी टीम रही होगी। उसके बाद में हम आते हैं लॉस एंजलिस 1932 ओलंपिक्स के अंदर। इसमें भी ध्यानचंद को टीम में शामिल किया गया, क्योंकि वो इतने अच्छे तो हो ही चुके थे। और अगर उनकी पोजीशन की बात करें तो वो सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे। आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कौन सी पोजीशन पे खेलते थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी थे। इसके बाद में क्या हुआ, लैंस नायक से वो नायक बन चुके थे। ये प्रमोशन होता है आर्मी के अंदर। पहले वो सिपाही थे, फिर लैंस नायक, अब वो नायक की उपाधि में थे। सेना ने उनको नायक बना दिया था। इस दौरे के दौरान भारत ने काफी मैच खेले, बहुत सारे मैच खेले। और इस पूरी जर्नी के अंदर 262 में से 101 गोल ध्यानचंद ने किए। हमारी पूरी भारतीय हॉकी टीम के 262 गोल थे, उसके अंदर 101 गोल किसके थे, मेजर ध्यानचंद के। निर्णायक मैच की अगर बात करें तो भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया। ये कितना बड़ा नंबर है, आप सोच के देखिए। अमेरिका पे लगातार 24 गोल कर दिए। एक गोल हमारे भी हुआ, लेकिन 24 गोल मायने रखते हैं। और ये ऐसा वैसा मैच नहीं था, ओलंपिक का फाइनल मैच था। तब अमेरिकी न्यूज़पेपर था, उसने क्या लिखा कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया हुआ तूफान थी। पूर्व से आया तूफान, आपको पता होगा, यहाँ पे अमेरिका है मैप में, यहाँ पर इंडिया है, इस तरीके से। तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो अमेरिका में जब न्यूज़पेपर लिखा जाएगा तो वो यही बोलेंगे कि पूर्व से आया हुआ कोई तूफान है, कोई टीम नहीं है। ये टीम अगर होती तो 24 गोल नहीं कर पाती। ये तो कोई बहुत बड़ा तूफान है, इसने 24 गोल कर दिए। और अगले दिन जो न्यूज़पेपर थे उसके अंदर ये लिखा हुआ मिला, विजार्ड ऑफ हॉकी। विजार्ड का मतलब इंग्लिश में जो विजार्ड होता है उसका मतलब होता है जादूगर हिंदी के अंदर। अगले दिन अखबार की ये सुर्खियां थी, द विजार्ड ऑफ हॉकी, द ग्रेट ध्यानचंद। उसके बाद में इनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। बहुत सारी बुक्स में आपको बर्लिन ओलंपिक्स में भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिसिटी इसकी है कि लॉस एंजलिस में अगले दिन न्यूज़पेपर में यही खबर थी। पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ था विजार्ड ऑफ हॉकी, कि खेल में कोई जादूगर आ गया है। बर्लिन 1936 ओलंपिक की बात करते हैं। उसके अंदर क्या हुआ, ध्यानचंद जी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। देखिए, पहले के टाइम में कप्तान बनना बहुत मुश्किल था। अगर आप अच्छे खेलते हो तब भी आपको कप्तान नहीं बनाया जाएगा। आप लंदन में रह रहे हो,
या फिर आपका बहुत बड़ा नाम हो, आपके पिताजी या फिर दादाजी का बहुत बड़ा नाम हो, अच्छे खासे आपके पास धन दौलत संपत्ति हो, तब आपको कप्तान बनाते थे। लेकिन ध्यानचंद जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके पास तो अपना खेल था, और खेल की वजह से कप्तान बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिलेगी, लेकिन उनको जिम्मेदारी ये मिली। और कब मिली? 2 ओलंपिक खेलने के बाद, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मेजर ध्यानचंद ने कौन से ओलंपिक में कप्तानी की थी, और वो एकमात्र ओलंपिक था जिसके अंदर उन्होंने कप्तानी की, तो वो था बर्लिन का 1936 ओलंपिक। इस पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि मुझे जरा भी आशा नहीं थी कि मुझे कप्तान चुना जाएगा। देखिए कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कप्तान चुने जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो टीम का एक लीडर होता है। उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि मुझे कप्तान भी बनाया जाएगा, लेकिन उनको कप्तान बनाया गया क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम हो चुके थे, और अपने इसी दायित्व को उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। अब देखिए हमारी टीम बर्लिन पहुंच चुकी है 1936 के ओलंपिक खेलने के लिए। तो ओलंपिक से पहले 17 जुलाई को जर्मनी की टीम से हमारा एक प्रैक्टिस मैच खेला गया, एक अभ्यास मैच का आयोजन किया गया। सारे दर्शक वहां पे मौजूद थे। एक प्रैक्टिस मैच इंडिया के साथ होना चाहिए, क्योंकि इंडिया लास्ट के जो 2 ओलंपिक हुए थे उनमें गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, तो एक मैच हो जाना चाहिए। तो उस मैच में क्या होता है कि ये मैच बर्लिन में खेला गया, और 4 गोल किए जर्मनी की टीम ने और 1 गोल हमने किया, मतलब हम 4-1 से हार गए। ये प्रैक्टिस मैच की बात हो रही है। इस हार से वो अपनी जो गोल इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर बताते हैं कि इस हार से मुझे जो धक्का लगा उसे मैं अपने जीते जी नहीं भुला सकता। इतनी बड़ी उनको ये हार लगी कि वो जब तक जिए तब तक उनको इस हार का अफसोस रहा। जर्मनी की टीम की प्रगति देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए, और हमारे कुछ साथियों को तो भोजन भी अच्छा नहीं लगा। बहुत से साथियों को रात को नींद नहीं आई, क्योंकि हम ओलंपिक चैंपियन थे उस समय, और हमें 4-1 से हरा दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आश्चर्य करने वाली बात थी। ध्यानचंद उस टीम के कप्तान थे, तो उनको बाकी खिलाड़ियों से ज़्यादा बुरा लगा होगा, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों को नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि हमारी जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी कि उनको अच्छा तो खेलना ही है। इसके बाद में क्या होता है देखिए, 5 अगस्त के दिन भारत का हंगरी के साथ ओलंपिक का पहला मुकाबला हुआ, और हंगरी को 4 गोलों से हरा दिया। 4-0 से हमने हरा दिया। पहला मैच हमने जीत लिया। इसके बाद में दूसरा मैच होता है 2 दिन बाद, 7 अगस्त को। इसमें भारत ने जापान को 9-0 से हराया। इसके बाद में 5 दिन बाद 12 अगस्त को फ्रांस को हमने 10 गोलों से हराया। तो लगातार हमने फिर जीत का सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन हम प्रैक्टिस मैच हार चुके थे। ये मेजर ध्यानचंद और पूरी टीम के दिमाग में चल ही रहा था। इसके बाद में क्या होता है, 15 अगस्त के दिन भारत और जर्मन की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला था। यह मुकाबला 14 अगस्त को होना था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और मैदान में पानी भर गया, और खेल को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया कि 14 अगस्त की जगह 15 अगस्त आपका मैच होने वाला है। अब क्या होता है, अभ्यास के दौरान जर्मनी की टीम ने भारत को हराया था, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर तो इंडिया पे बन ही रहा था, और जर्मनी की टीम थोड़ा हावी थी क्योंकि उन्होंने इंडिया को हरा दिया था। और यह बात सभी के मन में बुरी तरह घर कर गई थी कि हम जर्मनी से हारे हैं। फिर ऊपर से गीला मैदान, प्रतिकूल परिस्थितियां, इनके कारण हमारे खिलाड़ी और भी निराश हो गए। आप अंदाजा लगाइए कैसी भयंकर सिचुएशन रही होगी, और ऐसी कंडीशन में हमें ओलंपिक का फाइनल खेलना है। तभी भारतीय टीम के जो मैनेजर हैं पंकज गुप्ता, उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने सभी प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में बुला लिया, और उन्होंने उनके सामने तिरंगा झंडा रखा और बोला कि इसकी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। अभी जो तिरंगा हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा तिरंगा उस टाइम पे नहीं था, लेकिन उसमें भी 3 ही रंग थे और हम झंडे के लिए खेल रहे थे। लेकिन हमें झंडा फहराने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि हम ब्रिटिश एम्पायर के झंडे के नीचे खेल रहे थे। हम तिरंगे के नीचे वहाँ पर नहीं खेल सकते थे, क्योंकि हम उनके गुलाम थे। सभी खिलाड़ियों ने श्रद्धापूर्वक तिरंगे को सलाम किया और वीर सैनिक की तरह मैदान में उतर पड़े। भारतीय खिलाड़ी जमकर खेले और जर्मनी को 4-1 से हरा दिया। 4-1 से हम पहले हारे थे, अब हमने 4-1 से उनको हरा दिया। उस दिन सचमुच तिरंगा की लाज रह गई, क्योंकि हमें पता थोड़ी था कि 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसमें एक और कहानी कई बुक्स में देखने को मिलती है कि जब मैदान में पूरा पानी भर गया था,
तो जो जर्मनी की टीम थी वो तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से उन्होंने कर ली थी कि पानी में हमें किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से ऐसे जो कंडीशन है उनसे डील करना है। लेकिन इंडिया की टीम के पास ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ पे घास या मिट्टी में खेलते थे। हमारे लिए वो सब कुछ नया था। हम जूते पहन के खेल रहे थे, हमारे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फिर ध्यानचंद के दिमाग में आता है कि अगर हम उस तरीके से खेलें जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर हम गांव में खेलते हैं तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने अपनी पूरी टीम को एक साथ बुलाया और सभी को बोला कि अपने अपने जूते उतार दो। पूरी टीम नंगे पांव खेली। पानी के अंदर उनके जूतों में पहले पानी भर रहा था और अब वो नंगे पांव खेल रहे थे और बॉल को इतना शानदार तरीके से उन्होंने घुमाया कि पूरा स्टेडियम देखते रह गया कि अचानक से इंडियन टीम को ये क्या हो गया। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं, ये सच भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी हमें देखने को मिला है। तो ये किस्से कहानियां जब एक साथ जुड़ जाती हैं, उससे ही एक महान खिलाड़ी बनता है कि किस तरीके से उनका दिमाग चला होगा कि हमें कैसे भी करके जीतना है और उस टीम के सामने जीतना है जिस टीम ने प्रैक्टिस मैच में उनको हरा दिया था। कितना उन्होंने अपने आप को मेंटली मजबूत किया होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मैच के दौरान हर समय ध्यानचंद की स्टिक के साथ गेंद चिपकी रहती थी। यह देखकर दर्शकों को कुछ अजीब सा लगता था कि ये क्या हो रहा है। हर टाइम एक ही खिलाड़ी के पास बॉल रह रही है, जहां मर्जी है वो उसको पास दे देते हैं और अगर उनको गोल करना है उस खिलाड़ी को पास किया और वो गोल हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो उसमें कोई वस्तु लगी होगी जो बॉल को अपने तरफ खींच रही है। ऐसी कुछ समस्याएं बढ़ने लग गई। सामने वाले टीम के प्लेयर्स भी बोलने लग गए कि ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो उनको क्या बोला, उनकी ये स्टिक ले ली और उनको दूसरी स्टिक दे दी कि आप इस हॉकी स्टिक से खेलिए। तो होना क्या था, दूसरी स्टिक से भी वही काम हो रहा है, लगातार गोल पे गोल हो ही जा रहे हैं। इसके बाद में जो जर्मनी के अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, उनको पूरा विश्वास हो गया कि ये जादू स्टिक का नहीं है, ये स्टिक को पकड़ने वाले का है। वहाँ पे कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं था, वहाँ पे एक जादूगर अपनी कलाकारी दिखा रहा था, अपनी जादूगरी दिखा रहा था और पूरा स्टेडियम वो देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो जा रहा था कि ये खेल ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि उनकी जर्मनी की टीम तो हार रही थी, लेकिन एक खिलाड़ी जो वहाँ पर पूरी मस्ती से खेल रहा था, उसको देखने के लिए पूरा स्टेडियम पागल हो जा रहा था। उनकी कलाइयों में जादू था, इसकी वजह से ये सब हो रहा था। लेकिन जर्मनी के अधिकारियों को कुछ और ही लग रहा था कि उनकी हॉकी में कुछ है। खैर ऐसा नहीं हुआ और वहाँ के जो दर्शक थे उन्होंने भी उनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जादूगरी वाला काम ही कर रहे थे। हर टाइम पे बॉल उनके पास कैसे रह सकती है, ऐसा कोई जादूगर ही कर सकता है। 1936 के जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर भारतीय हॉकी टीम ने 38 गोल किए, उसमें से 11 गोल ध्यानचंद ने किए थे। 38 में से 11 गोल मतलब लगभग एक चौथाई गोल इनके थे। 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर आ गया। 1940 और 1944 का जो ओलंपिक था वो नहीं हो पाया, 1940 और 1944। तो 1936 के बाद सीधा कौन सा ओलंपिक हुआ, 1948। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, एंड होता है, उसके बाद में ध्यानचंद जी ने हॉकी से संन्यास ले लिया। लेकिन हॉकी के साथ तो उनका गहरा रिश्ता था, तो उसने क्या किया, NIS पटियाला के अंदर भारतीय टीम को ट्रेनिंग देने लग गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पटियाला के अंदर है, यहाँ पे इन्होंने कोचिंग देना शुरू कर दिया। सेना में अगर इनकी प्रमोशन की बात करें तो हॉकी के कारण ही इनको सेना में प्रमोशन मिला था। बाकी उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन एक सैनिक भले ही वो खेल के मैदान में हो या फिर जंग के मैदान में हो, वो एक युद्ध ही होता है। और मेजर ध्यानचंद तो हमेशा युद्ध के तरीके से ही खेलते थे कि मुझे अभी भी सामने वाले टीम को हराना है। 1938 में वायसराय का कमीशन मिला और वे जमादार बन गए। इसके बाद सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कैप्टन बनते चले गए और लास्ट में उनको मेजर बना दिया गया, जो कि उनको हाईएस्ट रैंक मिली थी, इसलिए उनको मेजर ध्यानचंद बोलते हैं। उनके नाम से पहले मेजर लग गया। अगर उनके खेल जीवन की बात करें तो 1922 में ये भारतीय सेना में शामिल हुए। इसके बाद में 4 साल बाद 1926 में ये न्यूजीलैंड के दौरे पर गए, विदेश दौरे पर ये गए। 28-32 ओलंपिक खेल खेले, 36 में भी ये खेले और 1936 में तो हमने देखा था कि इन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व किया, ये कैप्टन थे हमारी टीम के। 1932 में भारत के विश्व विजयी दौरे, उसमें इन्होंने कुल
33 गोल किए। उन्होंने लास्ट अपना जो इंटरनेशनल मैच था वो 1948 में खेला। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से अधिक गोल इन्होंने किए हैं। बहुत जगह 1000 गोल भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप दोनों को सही मान सकते हो, 400, 500, 1000। एग्जाम में आपको पर्टिकुलर ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कितने महान खिलाड़ी थे, कितने उन्होंने गोल किए। करिश्माई खिलाड़ी वो किस तरीके से थे? 1948 और 1952 में भारत के लिए खेलने वाले नंदी सिंह ऐसे बताते हैं कि ध्यानचंद के खेल की एक स्पेशल बात थी, उनकी एक खासियत थी कि वो गेंद को अपने पास ज़्यादा समय तक नहीं रखते थे। उनके पास बहुत 90 तुले होते थे कि इस खिलाड़ी को पास कर दिया, उस खिलाड़ी को पास नहीं करना है। इस तरीके से उनका एक फिक्स था, किसी भी एंगल से वो गोल कर सकते थे। ये उनमें बहुत शानदार एबिलिटी थी कि वो मैदान में कहीं भी खड़े हों, वो वहां पर खड़े होकर गोल कर सकते थे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 1947 के पूर्वी अफ्रीका दौरे, 1947 में अफ्रीका का दौरा होना था। उस मैच में ध्यानचंद ने केडी सिंह बाबू को एक जबरदस्त पास दिया। केडी सिंह बाबू हमारे हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, उनको एक पास देते हैं मेजर ध्यानचंद, और उनको पास देकर वो उनकी तरफ पीठ कर कर अपने ही गोल की तरफ चलने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि केडी सिंह बाबू खड़े हैं, ध्यानचंद ने पास दिया और पास देकर वो चले गए। बाद में बाबू ने उनकी इस अजीब हरकत का कारण पूछा, ये क्या हुआ था कि आपने पास दिया, आप चले गए, आपको इतना विश्वास कैसे था कि ये गोल हो जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद बोलते हैं कि अगर तुम उस पास पर भी गोल नहीं मार पाते तो तुम्हें भारतीय टीम में बने रहने का कोई हक नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंस, इतने हाई लेवल पे अपने खिलाड़ियों को वो ट्रेन रखते थे कि अगर पास से तुम गोल नहीं कर पाए ना, तो इंडिया की टीम में होने का तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इंडिया की टीम में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से वो डील करते थे। उनके पुत्र ओलंपियन अशोक कुमार रहे हैं। वो बताते हैं कि 50 वर्ष की उम्र में भी अभ्यास के दौरान वो डी के अंदर से 10 में से 10 शॉट भारतीय गोलकीपर को छकाते हुए मार सकते थे। कितनी बड़ी बात है। डी का एक एरिया होता है जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों में होता है। उसके अंदर अगर उनको 10 शॉट मिलते हैं तो 10 में से 10 शॉट वो गोल कर सकते हैं, और अगर सामने इंडिया का बेस्ट गोलकीपर उनके सामने रहा हो तो भी। एक और किस्सा है, केशव दत्त जो कि ओलंपियन रहे हैं। ध्यानचंद हॉकी के मैदान को इस तरह देखते थे जैसे कि कोई शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता हो। कितनी शानदार बात है। मतलब उनको सब पता था कि मुझे किस तरीके से अपनी कलाकारी करनी है, किस तरीके से मैं अपना जादू बिखेरूंगा, और कौन से समय पे मुझे किसको पास देना है कि उससे गोल हो जाए। उनको हमेशा मालूम रहता था कि उनकी टीम का हर खिलाड़ी कहाँ है, और अगर उनके आंख पर पट्टी भी बांध दी जाए तब भी उनका पास बिल्कुल सही जगह पर पहुंचता था। यही तो प्रैक्टिस है, यही तो खेलने का तरीका होता है। ऐसे ही तो किसी को जादूगर नहीं बोला जाता। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान रहे गुरु बख्श सिंह। ये उनके बारे में कुछ किस्से हैं जो कि उनके साथ खेले हुए खिलाड़ी बताते हैं। तो गुरु बख्श सिंह क्या बोलते हैं कि 1959 में जब ध्यानचंद 54 वर्ष के थे, 54 ईयर्स के थे, तब भी भारतीय टीम का कोई सदस्य बोली में उनसे गेंद नहीं छीन सकता था। बोली क्या होती है? जब हॉकी का गेम शुरू होता है तो बॉल ऐसे बीच में रहती है और उस बॉल को वहां से लेकर अपने टीम को पास करना होता है। ये होता है पूरा बोली। तो जब वो 54 साल के थे तब भी उनके सामने कोई भी खिलाड़ी रहे, बॉल उनके ही पोजीशन में रहती थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद देखिए, हिटलर और ब्रैडमैन भी उनके कायल थे, उनके फैन थे। ध्यानचंद ने अपने करिश्माई हॉकी से जर्मन के तानाशाह हिटलर, इसके साथ साथ क्रिकेटर जो डॉन ब्रैडमैन के नाम से मशहूर हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। इनकी भी बायोग्राफी हम देखने वाले हैं। अपना कायल बना दिया उन्होंने इन दोनों को। अगर उनके जन्मदिवस की बात करें तो इन दोनों के जन्मदिन में 2 दिन का ही अंतर है। आपको पता हो तो 29 अगस्त को ध्यानचंद का जन्मदिन है और 27 अगस्त को 27 अगस्त को किसका जन्मदिन है? ब्रैडमैन का। दोनों में 2 दिन का अंतर है। और 29 अगस्त को आपको पता है हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। मतलब ध्यानचंद बड़े थे 3 साल और ब्रैडमैन 3 साल छोटे थे। अपने अपने फन में दोनों माहिर थे, लेकिन उनकी मुलाकात एक दूसरे से एक बार ही हुई है। और वो कब हुई है? जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर हमारी भारतीय टीम हॉकी खेलने गई थी 1935 में। एडिलेड में ये मैच था और ब्रैडमैन भी वो मैच देखने आए थे।
उस टाइम पे इन दोनों की मुलाकात होती है। ब्रैडमैन ने तब हॉकी के जादूगर का खेल देखने के बाद कहा था कि वे इस तरह से गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। अब इसको किस तरीके से आप समझे हो, देखिए, कोई बैट्समैन है, वो बैट से चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, सिंगल ले रहा है, डबल्स ले रहा है, तो वो तो हर दो तीन गेंद के बाद होता ही रहता है। कोई बॉल डॉट निकली तो लगातार 2 बॉल पे रन आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लेयर लगातार खेल रहा है, रन बना रहा है। तो ब्रैडमैन ने क्या बोला कि वो इस तरह से गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। इसका मतलब हर 2 3 4 मिनट में एक गोल हो रहा है, इतने लगातार कंटिन्यूस गोल होते जा रहे हैं। इस तरीके से वो खेल रहे थे, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ब्रैडमैन को बाद में पता चला कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 48 मैच में 201 गोल दाग दिए। बहुत बड़ा नंबर है, 48 मैच में 201 गोल का नंबर बहुत ही बड़ा होता है। यह किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाया या बल्लेबाज ने, 48 मैच में 201 गोल। ध्यानचंद ने इसके 1 साल बाद बर्लिन ओलंपिक में हिटलर को भी अपनी हॉकी का कायल बना दिया, क्योंकि 1935 के बाद 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था वो जर्मनी के अंदर हुआ था, और उसके अंदर हिटलर एकदम फैन हो गया था कि ये किस तरह के खिलाड़ी हैं। जर्मनी की हॉकी प्रेमियों के दिलो दिमाग पर एक ही नाम छा गया, और वह क्या था? ध्यानचंद। ध्यानचंद इतने वहां पे फेमस हो गए थे। अगर उनको पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो गोल नाम से इनकी एक बायोग्राफी है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की आत्मकथा है जो कि 1952 में आई थी, और स्पोर्ट्स एंड पास टाइम जो कि मद्रास, इसका नाम चेंज हो गया है, चेन्नई इसको बोलते हैं हम, वहाँ पर प्रकाशित की गई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। कब आई थी इनकी बायोग्राफी? 1952 में गोल नाम से, और स्पोर्ट एंड पास टाइम ने इसको पब्लिश किया था। 1956 में इनको पद्म भूषण दिया गया, और इनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। ये कब किया गया? 29 अगस्त 2012 को। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन क्या होता है? अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। खेल दिवस के दिन अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया। यह भी इनकी एक उपलब्धि है कि उनको शताब्दी का प्लेयर घोषित किया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसे खेल और खेलों के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के रूप में जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 के अंदर। ये खेल रत्न की बात नहीं कर रहे हम, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। कोई प्लेयर जब बहुत ज़्यादा समय तक खेलता है तो उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट हम अवार्ड देते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 के अंदर। 6 अगस्त 2021, ये बहुत ही हिस्टोरिक दिन है। इस दिन क्या हुआ था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाने लग गया, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये डिसीजन लिया कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने वाले हैं। ये कुछ इनके पुरस्कार और सम्मान की बातें हैं। अंतिम में जब इनका निधन होता है, जब वो इस दुनिया से रुखसत होकर चले जाते हैं, उसकी कुछ झलकियां हम देख लेते हैं। इस खेल के दिग्गज के अंतिम वर्ष दुर्भाग्य से दुख में व्यतीत हुए, बड़े पैमाने पर भुला दिए गए और पैसे की कमी के कारण उनका जीवन से बहुत मोहभंग हो गया। लीवर कैंसर से वो पीड़ित थे। 1979 में 74 वर्ष 74 वर्ष की उनकी एज में निधन हो गया उनका। देखिए, एक समय के स्टार, सुपरस्टार, जादूगर, मैजिशियन, विजार्ड रहे खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जो लास्ट का समय था, उनके पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। पैसे की कमी के कारण लीवर कैंसर उनको हो गया था, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था। अभी हम इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी देख रहे हैं, इनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस समय इनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, पैसे नहीं थे इनके पास अपने इलाज कराने के लिए, और वो जी रहे थे, लेकिन वो तंग आ गए थे अपने जीवन से। उनको बस ये दुनिया छोड़नी थी कि परेशान हो गए थे, क्योंकि ये अपने आप में मायने रखता है। किसी समय भारत को हॉकी के उन्होंने शीर्ष पे पहुंचाया था, और अब उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। सरकारों ने भी साथ नहीं दिया होगा, खेलों को अभी भी इतना साथ नहीं मिलता, तो उस समय सपोर्ट मिलना तो एक बहुत बड़ी बात थी। विश्व हॉकी जगत के शिखर पर जादूगर की तरह छाए रहने वाले मेजर ध्यानचंद 3 दिसंबर
1979 को सुबह 4:25 पर नई दिल्ली में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। देहांत हो गया उनका सुबह के समय 3 दिसंबर को। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर नहीं हुआ, उसी मैदान पर हुआ जहां पर वो हॉकी खेला करते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस जगह पे ध्यानचंद ने अपना नाम बनाया, जिस जगह से उनकी शुरुआत हुई, उसी मिट्टी में वो अंतिम समय में मिल गए। उनका अंतिम संस्कार शमशान घाट में नहीं किया गया, उनके खेल के मैदान में किया गया, जहां पर उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा जीवन बिताया था। एक मैदान का आदमी मैदान में ही विलीन हो गया। आत्मकथा गोल में उन्होंने कहा भी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, लेकिन साधारण आदमी इस तरीके से नहीं खेल सकता। साधारण आदमी वो बोलने के लिए थे, लेकिन दुनिया के लिए वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थे, क्योंकि साधारण इंसान के पास इतनी एबिलिटीज़ तो नहीं हो सकती। एटलीस्ट दम तोड़ता दादा का सपना, उनका एक सपना था, एक ड्रीम थी उनकी। क्या था वो? कि 1979 में दादा ध्यानचंद की कोमा में जाने के बाद मौत हो गई थी, लेकिन जब तक वो होश में रहे भारतीय हॉकी के प्रति चिंतित रहे। हमेशा वो हॉकी के बारे में सोचते रहते थे कि हॉकी में क्या होना चाहिए। उनके बेटे अशोक, जो कि ओलंपियन रहे हैं, वो हमेशा कहते थे कि मेरा यही सपना है। अपने बेटे को बोलते थे कि मेरा यही सपना है कि भारतीय हॉकी एक बार फिर स्वर्णिम युग में पहुंचे। अब मेरे बूढ़े शरीर में भले ही दम नहीं रहा हो, लेकिन मैं भारत की हॉकी को सम्मानजनक स्थिति में देखना चाहता हूं, ताकि खुद को जवान महसूस कर सकूं। ऐसा हम उनको फील नहीं करा पाए उनके जीते जी, क्योंकि स्वर्णिम युग की बात थी, वो उस समय की बात थी जब वो खेला करते थे और इंडिया केवल गोल्ड मेडल ही जीतती थी, सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी नहीं आती थी। ऐसा हम उनको नहीं दे पाए। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हम इतने बड़े खिलाड़ी, इतने महान खिलाड़ी के अंतिम समय में पैसों की वजह से, उनके पास पैसे नहीं थे अपने इलाज के लिए, इसकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। और एक खिलाड़ी जिसने अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी नौकरी, जो कि हिटलर ने उनको ऑफर की थी, उसको त्याग दिया, क्योंकि वो देश के लिए खेलना चाहते थे। उनके पास बहुत सारे ऑफर भी आए थे कि आप हमारे देश को कोचिंग दीजिए, हमारे खिलाड़ियों को कोचिंग दीजिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हारे देश को कोचिंग दूंगा तो मेरे देश की टीम हार जाएगी, और मैं मेरे देश की टीम को हारता हुआ नहीं देखना चाहता, और वो टीम अगर मेरी कोचिंग की वजह से हारेगी तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इतने बड़े विचार थे उनके। खैर, अब भी अगर हम इनका सम्मान कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात है। जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था, तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी एक लहर चली थी कि सबसे पहले भारत रत्न अगर स्पोर्ट्स में दिया जाए तो मेजर ध्यानचंद को दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारी सरकारों ने इसके बारे में सोच विचार जरूर किया होगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा दिन आएगा जिस दिन भारत रत्न मेजर ध्यानचंद, ये पूरा नाम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा किसी बोर्ड के ऊपर, और उस दिन हमारे पूरे देश के लिए अपने आप में गर्व की बात होगी। बाकी अगर देखा जाए, ऐसे खिलाड़ी किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं होते। ये तो कई सौ कई हजार सालों में एक बार पैदा होते हैं। लेकिन अब की बार हमारे देश को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऐसा खिलाड़ी पैदा हो तो उसको सहेज के रखें, उसको पूरा ध्यान रखें। ऐसे खिलाड़ी देश की धरोहर होते हैं। देश अगर इनका ख्याल नहीं रखेगा तो शायद ऐसा ही होगा जैसा ध्यानचंद जी के अंतिम समय के दौरान हुआ, क्योंकि उनकी जीने की लालसा खत्म हो चुकी थी। खैर, अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ध्यानचंद जी के बारे में नई बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भले ही इसको कहीं भी शेयर मत करना, लेकिन इसको समझना जरूर, एक खिलाड़ी कहाँ से उठ के आया है और एक खिलाड़ी अपने जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव देखता है, और अंत में वो किस तरह से दुनिया को छोड़ के जाता है, उसको आप एक बार महसूस जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।